नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। जिस तरीके से समूचे हिंदुस्तान में एक अहम मुद्दा बनकर सामने आ रहा है, जिसका नाम है जनगणना, यानी ओबीसी जनगणना को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने पासे फेंकना चालू किए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अभी निर्णय आया है उसको लेकर यह है कि सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके की ओबीसी जनगणना करी जाए। इसी सिलसिले पर हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल जनमत के नीरज पटेल हमारे साथ में हैं और संपादक हैं, संस्थापक हैं। सीधे जानकारी इनसे लेंगे ग्रास रूट पर आखिर क्या वजह है कि केंद्र सरकार इस बड़े मुद्दे को लेकर चुप्पी साध बैठी है और ना कह दिया है उसने। नीरज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार यानी केंद्र सरकार के क्यों ये जनगणना नहीं कराना चाहती है, वजह क्या है? पहले तो एक शब्द के लिए आपको करेक्ट करूंगा जी। जो तमाम सामाजिक संगठनों की या मेरे जैसे लोगों की डिमांड है वो ओबीसी जनगणना नहीं है, जातिवार जनगणना है जी। मतलब हम ये चाहते हैं कि सवर्णों को भी गिनिए। जो तथाकथित सवर्ण है उनको ये तकलीफ है कि ओबीसी में कुछ हिस्सा, ओबीसी का बड़ा हिस्सा ये खाए जा रहे हैं, ओबीसी का हिस्सा कुर्मी खाए जा रहे हैं, यादव खाए जा रहे हैं, मौर्य खाए जा रहे हैं। अभी मेरे सहयोगी हैं नुपेंद्र, नेशनल जनमत में मेरे साथ काम करते हैं, अभी दिखा रहे थे मुझे उस पे ट्विटर पे कि ट्रेंड कर रहा है कि कुर्मी और यादव को जनरल लिस्ट में डालो। तो ये तोड़ने की कोशिश हो रही है क्योंकि उनको पता है कि कुर्मी और यादव ये बैकवर्ड की वो जातियां हैं जो अपेक्षाकृत सक्षम तो नहीं है लेकिन अपेक्षाकृत अपने ओबीसी भाइयों से संख्या बल में ज्यादा होने की वजह से, सा बेहतर स्थिति होने की वजह से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मतलब मूवमेंट को लीड करते हैं यही जातियां। तो कोशिश की जा रही है कि ओबीसी से इनको अलग थलग किया जाए। मतलब उनके पेट में तकलीफ है कि ओबीसी का हिस्सा ये लोग ज्यादा खाए जा रहे हैं, ये ज्यादा खाए जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों की डिमांड ये है कि सबको गिना जाए, सवर्ण जातियों को भी गिना जाए। मेरे जैसे व्यक्ति को तकलीफ है कि हमारे सवर्ण भाइयों में कायस्थों का हिस्सा, जैन समाज का हिस्सा, अग्रवालों का हिस्सा, सवर्णों में अन्य लोगों का हिस्सा, केवल दो जातियां खाई जा रही हैं और दो में भी एक जाति पूरा हिस्सा खाई जा रही, तो हमको भी तकलीफ है। इसलिए पहली चीज तो हम ये चाहते हैं कि ओबीसी जनगणना नहीं, हम चाहते हैं जातिवार जनगणना हो। सवर्णों में भी पता लगे कि वास्तव में उन लोगों की संख्या कितनी है और देश के कितने संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। सरकार इसीलिए नहीं चाहती है इस गणना को कराना, इसलिए नहीं चाहती है। देखिए, सामान्य तौर पर अगर किसी से कहा जाए, ओबीसी के किसी व्यक्ति से, मान लीजिए नाई समाज का कोई व्यक्ति है, दर्जी समाज का कोई व्यक्ति है, तेली समाज का कोई व्यक्ति है, उससे अगर कहा जाए देखिए कुर्मी और यादव यार इतने ज्यादा ऑफिसर हैं, तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये बात सही है, ये हमारे संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, क्योंकि वो दूसरे ढंग से नहीं सोचता। लेकिन जब जातिवार जनगणना हो जाएगी और ये निकल करके आ जाएगा कि संख्या में इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनकी संख्या भी तो ज्यादा है, संख्या ज्यादा है तो ऑफिसर ज्यादा है, एक बात। दूसरी बात, अगर कांसीराम साहब को जानने वाले लोगों को एक नारा याद है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो एक नारा और उनको याद करना चाहिए जो इसके बाद में गढ़ा गया, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं सवाल करना चाहता हूं कि जब ओबीसी की लड़ाई होती है तो ओबीसी की लड़ाई में कितनी ओबीसी की जातियां खुद को ओबीसी मान करके पार्टिसिपेट करते हैं? कुछ छत्री बनने में लगे हुए हैं, कुछ वैश्य बनने में लगे हुए हैं। अभी तैलिक महासभा के कार्यक्रम में मैं गया हुआ था, वहां मैंने लोगों से पूछा, तेली समाज के लोगों से, कि हाथ उठा करके बताइए कितने ओबीसी हैं। तो मतलब हजारों लोगों की भीड़ में बमुश्किल 4-5 लोगों के हाथ उठे, क्योंकि वो अपने आप को वैश्य मान करके चल रहे हैं। आप मानिए कुछ भी, लेकिन अल्टीमेट जब आप अपने आप को ओबीसी मानेंगे तब तो ओबीसी की लड़ाई में आप हिस्सेदार बनेंगे। जब हिस्सेदार बनेंगे, अपने बच्चों को फॉर्म भरवाएंगे, एग्जाम, जैसे कोई घर में बैठा हुआ है, ओबीसी का व्यक्ति हो या एससी का हो या सवर्ण, उसकी हैसियत नहीं है कि वो एक छोटा सा एग्जाम ही पास कर पाए, लेकिन वो उदाहरण देगा कि यार देखो आरक्षण की वजह से हमारे बच्चे का आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ। उससे पूछना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा टीईटी पास करने लायक है कि नहीं है, तब तुम आईएएस की बात करो। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग ओबीसी के हिस्सेदारी को लेकर, एससी में कुछ जातियों की हिस्सेदारी को लेकर के हड़क रहे हैं घर में बैठे हुए, उनको खुद से सवाल करना चाहिए
कि हमने आसपास के अपने समाज के कितने लोगों को आईआईटी के फॉर्म भरवाए, एमबीबीएस के फॉर्म भरवाए, पीसीएस के फॉर्म भरवाए, कितने लोगों को तैयारी करने के लिए कापी खरीदवाई, बस्ते खरीदवाए, संसाधन उपलब्ध कराए। मतलब अगर 2000 लोग फॉर्म भरते हैं तब तो उसमें तय किया जाएगा कि भाई तुम हिस्सा खा गए, तुम हिस्सा खा गए। उन 2000 में अगर 1000 फॉर्म भरने वाले कुर्मी, यादव और मौर्य ही हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनका सिलेक्शन ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग बार बार ये अनुरोध करते हैं केंद्र सरकार से कि जातियों को लड़ाने की कोशिश मत करिए, एक्चुअल डाटा लोगों के सामने लाइए कि वास्तव में इनकी संख्या कितनी है, ये लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उस रेशियो में देखिए कि हमें हक और अधिकार मिले हुए हैं या नहीं मिले हैं। ओबीसी के भाइयों से मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि ओबीसी का जो प्लॉट है वो अभी दूसरे के कब्जे में है। प्लॉट पहले अपने कब्जे में लाइए, फिर हम लड़ाई लड़ेंगे कि किसके हिस्से में ज्यादा हिस्सा आया, किसके में कम आया। प्लॉट दूसरे के कब्जे में है, लड़े पहले जा रहे हो तो सरकार इसलिए सरकार क्यों कतरा क्यों रही है? आप इस चीज को थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। जी, सरकार इसलिए कतरा रही है क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार के अगुआ जो है वो भले ही खुद को इलेक्शन आने पर, मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अपनी जाति मंचों से बताते हैं। बाकी अन्य प्रधानमंत्रियों के बारे में लिखा जाता था, लेकिन ये अपनी जाति खुद मंचों से बताते हैं क्योंकि उनको साबित करना है कि उनकी जो मोड घाची जाति से जो आते हैं वो गुजरात की, उस जाति को उनको बार बार ये कहकर के साबित करना है कि नहीं मैं बैकवर्ड हूं, मैं ओबीसी हूं। इसलिए क्योंकि बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दक्षिण पंथ और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगते हैं कि ये पार्टी ये विचारधारा सवर्णों को सपोर्ट करती है, तो उस दाग को धुलने के लिए प्रधानमंत्री जी को बार बार बताना पड़ता है कि नहीं यार मैं ओबीसी से आता हूं। तो आते तो ओबीसी से हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि आरएसएस दलित और पिछड़ा वर्ग का विरोधी नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आरएसएस के हिंदुत्व में ओबीसी और एससी के लोग अगर आते हैं तो ओबीसी और एससी को हिस्सेदारी देने में आरएसएस को या बीजेपी को तकलीफ क्यों है? मैं कहता हूं कि अगर रिजर्वेशन की बात है तो आरएसएस को रिजर्वेशन का खुल के समर्थन करना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन से उन्हीं के हिंदू भाई ओबीसी एससी में जो लोग आ रहे हैं हिंदू ही है ना उनके हिसाब से, तो उन्हीं के हिंदू भाइयों को लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन ये इसलिए नहीं चाहते क्योंकि देश के लोगों को पता चल जाएगा कि वो चुनिंदा लोग जो आरएसएस में भी शारीरिक प्रमुख, बौद्धिक प्रमुख और मतलब तमाम सारे प्रमुख पदों पर जमे बैठे हैं, वही चुनिंदा लोग जुडिशरी में भी हैं, वही चुनिंदा लोग मीडिया में भी हैं, वही चुनिंदा लोग देश के मैक्सिमम संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, ठेकेदारी से लेकर के अन्य जगहों पर। तो उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, जब पोल पट्टी खुलेगी तो लोग अपना हिस्सा मांगेंगे। पिछड़े वर्ग को अगर पता चल जाए, जैसे अभी आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कह देती है किसी भी राज्य सरकार से कि आप ओबीसी का रिजर्वेशन इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आंकड़े कहां हैं। 1932 में जो जनगणना हुई थी उसका आंकड़ा मानने से सरकार कोर्ट मना कर देती है। लेकिन ये देखिए, छोटी छोटी बातों पर सरकार को डायरेक्शन देने वाली सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कभी केंद्र सरकार से ये नहीं कहती है कि गणना कराओ। गणना हो गई तो ओबीसी अपना हिस्सा मांगने लगेगा, कहने लगेगा कि हमारी आबादी 55 से 60% है तो हमें इतना आरक्षण दो, या हमारे 27% आरक्षण को बढ़ाओ। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि उनके जो मूलभूत लोग फैसिलिटेट, वोट सबका लेती है ये सरकार, लेकिन फैसिलिटेट कुछ खास जातियों को करती है, तो उनके फैसिलिटेशन में दिक्कतें आएंगी। इसलिए सरकार जनगणना नहीं कराना चाहती। सरकार बार बार तर्क देती है कि जातिवार जनगणना कराने से जातिवाद बढ़ेगा। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जब आप धर्म की गणना कराते हैं, आप हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ईसाई कितने हैं, बौद्ध कितने हैं, इसकी गणना कराते हैं तो इससे धार्मिक सांप्रदायिकता नहीं बढ़ती आपके हिसाब से। तो जाति की गणना कराने से जातिवाद बढ़ेगा नहीं, मेरा कहना है कि कम होगा। इसलिए क्योंकि लोग लामबंद होंगे बैकवर्ड के रूप में, एससी के रूप में, जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको ये समझ में आएगा कि हमारी आबादी ही है और हमको इतना हिस्सा चाहिए। इससे राष्ट्र, मैं इसको राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मानता हूं
क्योंकि राष्ट्र इमारतों से, सीमाओं से नहीं बनता है। राष्ट्र बनता है देश के नागरिकों से, मतदाताओं से। तो देश का नागरिक मतलब देश का बहुसंख्यक समाज, जो देश के ओबीसी और एससी में बटा हुआ है। जब इस देश का बहुसंख्यक समाज नौकरियों में आएगा, देश के संसाधनों पर उसके पास जमीन होगी, उसके पास रोजगार होगा, उसके पास खाने कमाने को पैसा होगा, तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इंडिविजुअल तौर पर मैं आगे बढ़ूंगा तो स्वाभाविक तौर पर मेरा परिवार आगे बढ़ेगा, मेरा परिवार आगे बढ़ेगा तो पूरा कुनबा आगे बढ़ेगा, मोहल्ला आगे बढ़ेगा, शहर आगे बढ़ेगा, और आगे चल करके वही राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो मैं इस पूरी प्रक्रिया को, जातिवार जनगणना को और आरक्षण को, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मानता हूं, जो ना करवा करके केंद्र सरकार राष्ट्र निर्माण में बाधक बन रही है। नीरज जी, अभी कुछ जातियों को एससी में डालने की भी कुछ बहुत समय से कोशिश चल रही है, जिसमें कश्यप, निषाद, कहार और कई लोग आने को कर रहे हैं। और इसके पहले भी अभी कुछ आपने देखा होगा, कुछ जनरल कैटेगरी के ओबीसी में डालने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये क्या है खेल, किस तरीका का खेल है, थोड़ा समझाने की कोशिश करिए इसमें। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये होती है कि किसी डिसीजन के पीछे नियत क्या है जी। नियत अगर अच्छी है तो किसी भी जाति को एससी में डालने में, किसी भी जाति को ओबीसी में डालने में कोई तकलीफ नहीं है, स्वागत होना चाहिए। मैं खुद मानता हूं कि ओबीसी की तमाम सारी ऐसी जातियां हैं जो वास्तव में अनुसूचित जाति में शामिल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन यहां पर ध्यान यह देना चाहिए कि उसी 27% रिजर्वेशन में लगातार आप जातियों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। उसी ओबीसी, उसी एससी के 13% रिजर्वेशन में, या कई जगह पर 21% भी मिलता है, उस रिजर्वेशन में आप ज्यादातर जातियों को शामिल करते जा रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर पहले से जो वहां पर लोग हैं, जिनको अभी अपनी आबादी के हिसाब से ही रिजर्वेशन नहीं मिल पाया है, इतने सालों के रिजर्वेशन के बाद भी लगातार जो साजिशें की जाती हैं, मैं बार बार पूछता हूं कि ओबीसी प्रधानमंत्री होने के बाद, एससी राष्ट्रपति होने के बाद, राष्ट्रपति सचिवालय में, प्रधानमंत्री सचिवालय यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और केंद्रीय मंत्रालयों में कितने ओबीसी के लोग सचिव बनकर के बैठे हैं? वर्तमान में एक भी नाम नहीं मिलेगा आपको ऐसी जगह पर। तो केवल मुखौटे बनने से काम नहीं चलेगा। आप एससी में डालिए, आप ओबीसी में डालिए, नियत ठीक रखिए। वास्तव में हिस्सेदारी देना चाहते हैं तो इस दायरे को बढ़ाइए, 27% का दायरा बढ़ा करके 50% करिए, अन्य जातियों को शामिल करिए, स्वागत है। एससी का दायरा रिजर्वेशन का बढ़ाइए। ओबीसी से कुछ जातियां, मैं खुद मानता हूं कि ओबीसी में कुछ जातियां ऐसी हैं जो एससी में शामिल करने योग्य हैं, शामिल करिए, लेकिन अच्छी नियत के साथ, इस नियत के साथ शामिल करिए कि उनको वास्तव में हिस्सेदारी मिल सके, केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल ना करिए। वोट बैंक से मैं आपसे थोड़ा से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में प्रदेश अध्यक्ष भी पटेल हैं, ओबीसी से आते हैं। समाजवादी पार्टी में भी प्रदेश अध्यक्ष पटेल से ही आते हैं। तो ये बड़े बड़े मुखौटों को एक जगह रख दिया जाता है और वोट खींचने के लिए सिर्फ ये एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है, या फिर कुछ इनका मसौदा कुछ और ही होता है, या कोई कारण अलग होता है इनका? क्या वजह होती है? देखिए, जितने भी नेता इन सब पदों पर पहुंचाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये देख करके पहुंचाए जाते हैं कि उनके साथ समाज कितना है, या समाज नहीं है तो वो समाज को कितना जोड़ पाएंगे। मतलब उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने साथ साथ, अगर देखिए जाति के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष किसी भी पार्टी में एक ही हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सकता है, मुख्यमंत्री एक बन सकता है जी। ये मैं मानता हूं कि जो मुखौटे बनाए जाते हैं ये महज मुखौटे बनकर के रह जाते हैं। ये अपने समाज के निचले तबकों के लिए काम नहीं करते हैं, केवल मजबूत लोग एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। जैसे राजनीति में विधायक, सांसद या मंत्री बने हुए लोग, बैठे लोग समाज की परिभाषा क्या मानते हैं कि उनके समाज के आईएएस और पीसीएस या कुछ पैसे वाले लोग, ये सब लोग आपस में बड़े बड़े होटलों में मिलते हैं, एक दूसरे की पीठ सहलाते हैं, भीड़ दिखाई जाती है, वो उनसे उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में पूछते हैं, वो उनसे उनके फंडिंग के बारे में पूछ लेते हैं, और एक दूसरे को, जैसे आपने जो नाम लिए, मैं उन नामों को दोहराऊंगा नहीं, वो लोग दिखाते हैं मेरे पास समाज के 20-25 आईएएस हैं, जाकर दिखा करके अपना कद बढ़वाते हैं। समाज के आईएएस पीसीएस दिखाते हैं कि मेरे पास देखो मेरे समाज के ये मंत्री विधायक हैं, अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं। ये किस टाइप का जातिवाद है कि उसी जातिवाद में
अमर सिंह पटेल नाम के एक व्यक्ति जो सचिवालय में बेहद सक्रिय होते हैं, अपर निजी सचिव संघ के अध्यक्ष होते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जो समाज के लोग लिस्टिंग बनाते हैं, अभी देखिए यूपीएससी का रिजल्ट आया, लिस्ट बनना शुरू हो गई, कुर्मियों की लिस्ट अलग बन रही है, यादवों की लिस्ट अलग बन रही है, मौर्यों की लिस्ट अलग बन रही है, सब जातियां अपने अपने समाज का खोज खोज करके लिस्टिंग करने लगी। और यही लिस्टिंग जब होती है, इतने जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्मी हो गए, इतने बिल्कुल विधायक कुर्मी हो गए, ये फलाने मुख्यमंत्री कुर्मी हो गए, तो मैं सवाल करना चाहता हूं, जब इतनी संख्या बल है तो इसी समाज से आने वाले एक शख्स अमर सिंह पटेल को मूली चोरी की सजा में फांसी कैसे दे दी जाती है? मतलब हम मान लें कि उन्होंने गलत किया था, ये मान भी लें, हालांकि रिपोर्ट में ये आया था जांच में कि वो दोष मुक्त साबित हुए थे, इसके बाद भी मान लीजिए कि उन्होंने गलती की थी, तो ये बताइए एक व्हाट्सएप पर कोई पोस्ट हो जाने की सजा बर्खास्तगी हो सकती है? इस समाज के लोगों को सोचना चाहिए, जो गर्व के साथ बताते हैं कि हमारे 34 विधायक हैं, हमारे समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे बहुजन भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो ये भी बताने लगते हैं कि हमारे राज्यपाल भी हमारे यहां से हैं, फलाने हमारे डीएम हमारे इतने समाज से हैं। तो एक अकेले अमर सिंह पटेल की बात नहीं है, अंजू कटियार जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूं कि बेहद ईमानदार लेडी हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है जरा से आरोप में। प्रतापगढ़ में दो दो तीन तीन, कुछ मुद्दे मैं उठा लेता हूं, बाकी मुद्दे जिनको नहीं उठाता हूं, उसके बाद एक मुद्दा मैंने उठाया, इस मुद्दे के बाद कई मुद्दे ऐसे हो चुके हैं कि जहां पर 40 40 42 42 कुर्मी जाति के, जिस कुर्मी जाति के 34 विधायक हैं, जो कुर्मी जाति गर्व से घमंड से कहती है हमारे इतने मंत्री, हमारे इतने डीएम, हमारे इतने आईएएस, उसी लोगों के घर जला दिए जाते हैं। तो मैं इसलिए इन लोगों को मुखौटा मानता हूं कि इन लोगों के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है, जबकि हकीकत ये है, ये लोग इस पद पर इसलिए हैं क्योंकि एक ऐसे समाज से आते हैं जिसकी तादाद अच्छी खासी है। मैं इन लोगों को मानता हूं कि समाज के साथ ये लोग नमक हरामी करते हैं। जी नीरज जी, अभी हाल में ही पंजाब में दलित चेहरा निकल के सामने आया, कांग्रेस ने एक बड़ा मतलब दांव खेला, जिसको लेकर काफी वाहवाही भी हो रही है। क्या किस तरीके से देखते हैं? ये आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, मैं हमेशा पॉलिटिक्स में ये मानता हूं कि लोगों के पास विकल्पहीनता नहीं होनी चाहिए। मैं इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स को बहुत अच्छा मानता हूं। जैसे कोई कहता है कि चंद्रशेखर के आजाद आने से ये हो जाएगा, इनके आने से ये हो जाएगा, तो मैं मानता हूं कि कई सारे लोगों के फील्ड में उतरने से अल्टीमेटली समाजों को फायदा होता है। जैसे बसपा का गठबंधन हुआ वहां अकाली दल से, प्रेशर बना, प्रेशर बना तो कांग्रेस ने, ये नहीं कह सकते कि यही एक रीजन है, लेकिन ये भी एक रीजन हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी सक्रियता बढ़ाई, आम आदमी पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई, ओबीसी एससी के मुद्दों को उठाने की कोशिश करी, तो इन सब चीजों का फल ये पड़ा कि लोगों को मजबूरी में ही सही दलित पॉलिटिक्स की तरफ देखना पड़ा, और एक एससी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में दे दिया गया। वहां स्वागत योग्य कदम है, अच्छी बात है, दबाव में ही सही आपने किसी भी रीजन से वहां पर बैठाला हो, लेकिन मैं इसी तरह की पॉलिटिक्स का हिमायती हूं। तमाम सारे सामाजिक संगठन, तमाम सारे सामूहिक समूह, मैं कहता हूं कि जो लोग समाज का काम करते हैं, लड़ते भिड़ते हैं, उनको कह दिया जाता है कि आरएसएस के एजेंट हैं। मैं कहता हूं कि समाज में जिन लोगों को, जैसे जिन लोगों को सत्ता मिली, समाजवादी पार्टी को सत्ता मिली, बहुजन समाज पार्टी को सत्ता मिली, बिहार में आरजेडी को सत्ता मिली, अगर ये लोग वास्तव में सामाजिक न्याय का ठीक ढंग से पालन कर रहे होते, बैकवर्ड में नाई समाज को, दर्जी समाज को, कश्यप समाज को, भुर्जी समाज को, तेली समाज को, निषाद समाज को ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व दे रहे होते, अपने विश्वकर्मा भाइयों की, प्रजापति भाइयों की ठीक ढंग से सब जगह हिस्सेदारी दे रहे होते, तो भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों में फूट डालने का मौका नहीं मिलता। निश्चित तौर पर पिछड़े और दलित वर्ग की राजनीति करने वालों से चूक हुई है। इसलिए आज मैंने एक सर्वे किया था अभी नेशनल जनमत में कि कितने लोग बहुजन पॉलिटिक्स से इस समय संतुष्ट हैं। 71% लोगों ने कहा कि वर्तमान दौर की बहुजन राजनीति से संतुष्ट नहीं है। तो विकल्पहीनता की स्थिति में वोट करते हैं,
कई लोग बिहार में आरजेडी को वोट किया, आरजेडी को वोट नहीं किया होता अगर बहुसंख्यक समाज ने, तो वहां पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनके नहीं उभरती। उसको वोटिंग परसेंट में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोटिंग मत मिले हैं। यानी कि लोग इतने मूर्ख नहीं है जितना लोगों को समझा जाता है। इसका मतलब आप हिस्सेदारी देने में कहीं ना कहीं कोताही बरतते हैं। मुझे ये बड़ी निराशा होती है ये कहते हुए कि अगर पिछड़े वर्ग का कोई संगठन का अगुवा कुर्मी है तो वो मैक्सिमम कुर्मियों को पद पे रख देगा, एक आध यादव रख देगा, एक आध मौर्य रख देगा, एक आध प्रजापति रख देगा, ओबीसी खत्म। अगर उस संगठन का मुखिया यादव है तो उसमें मैक्सिमम यादव दिखेंगे, एक आध छौंका मारने के लिए कुर्मी और अन्य जाति से लोग दिख जाएंगे। तो जो अगुवाकार जातियां हैं निश्चित तौर पर इनके खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन जाति के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने ही अपेक्षाकृत कमजोर रह गए भाइयों को, जब आप किसी कुर्सी पर हैं, कमरे में कोई निषाद भाई, प्रजापति भाई, विश्वकर्मा समाज का भाई, तेली समाज का भाई, कश्यप समाज का भाई घुसता है और वो जेन्युइन समस्या लेकर के आया है, तो आपको भी बड़े भाई की हैसियत से उसकी समस्या सुननी पड़ेगी। देखिए, मुख्यमंत्री एक ही जाति का बनेगा, हर जाति का नहीं बनेगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनेगा उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको आयोगों से लेकर के बैकलॉग की भर्तियों में, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में, तमाम जगह पर सरकार से लेकर के अपनी पार्टी में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, तब लोग सही अर्थों में आपको बड़ा भाई मानेंगे। शुरुआत में चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, बसपा रही हो, आरजेडी रही हो, जेडी रही, जनता दल यूनाइटेड रही हो, इन्होंने उस सामाजिक न्याय को लेकर के ही आगे बढ़े, लेकिन धीरे धीरे ये तमाम पार्टियां वंशानुगत होती चली गई, एक जाति का इन पर लेवल लगता गया। भारतीय जनता पार्टी ने इन पर जाति का जो लेवल लगाया है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन काफी हद तक जब आप नजदीक से देखते हैं तो सही प्रतीत होता है। इन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अगर देश को सांप्रदायिकता से बचाना चाहते हो, देश को निजी हाथों में बिकने से देने से बचाना चाहते हो, देश का संवैधानिक ढांचा न टूटने देने से बचाना चाहते हो कि आरक्षण सुरक्षित रहे, हिस्सेदारी भागीदारी लोगों को मिलती रहे, तो लोगों के अलावा जो मतदाता है, उनके अलावा जो पार्टियां पिछड़े और दलित वर्ग की बात करती हैं, इन पार्टियों के नेताओं को भी अभी से ये साबित करना पड़ेगा, अपने मुद्दों में लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर हम आएंगे तो हमें हिस्सेदारी का पूरा ख्याल रखेंगे, कुछ खास जातियों का वर्चस्व इस बार नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपने कई मुद्दों पे बहुत आसान तरीके से समझाया है और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। शुक्रिया, और लगातार आप लोग इसी तरीके से लोगों की आवाज उठाते रहें। हमारे जैसे सामान्य लोगों को आप बुला लेते हैं, कुछ अपनी बातें कहने का मौका मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब भी समय रहेगा मेरी कोशिश है कि हम तमाम सारे लोग जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुसंख्यकों की आवाज उठा रहे हैं, हम लोग मिलकर के काम करें और एक दूसरे के साथ इस तरीके से वीडियो साझा करते रहें। बुलाने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।